उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है धीरेंद्र पासवान। उम्र इसकी 33 वर्ष के आसपास होती है। धीरेंद्र पासवान का उसके ही पड़ोसी के साथ में लगातार ज़मीनी विवाद होता रहता था और इस बारे में धीरेंद्र पासवान ने पुलिस से मदद भी मांगी थी, लेकिन शायद उस वक्त इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से ना लिया गया कि उसके कुछ ही समय के बाद में जो धीरेंद्र पासवान होता है उसका कत्ल कर दिया जाता है। अब तक लोग कत्ल करने की वजह को कुछ और समझ रहे थे, लेकिन पुलिस जब इस कत्ल के पीछे की इन्वेस्टिगेशन करती है और जो कातिल का चेहरा सामने निकल के आता है, उसे सुनने के बाद में, उसे देखने के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हैरान ना हो कि आखिरकार ये शख्स भी कत्ल कर सकता है। तो ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार बन रहा है। 600 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से करिए। 1000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर करा के दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के कहने से चैनल खोला है और ऐसे में अगर आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट और प्यार देंगे तो बहुत जल्दी चैनल हमारा खड़ा हो सकता है। तो फिर चलते हैं, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सांड थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लक्ष्मण खेड़ा गांव, और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति का नाम है धीरेंद्र पासवान, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष के आसपास है। धीरेंद्र पासवान की फैमिली में धीरेंद्र पासवान के अलावा उसकी पत्नी रीना, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है, और धीरेंद्र पासवान का एक 4 साल का बेटा भी है। ये जो पूरा परिवार है हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताता था। धीरेंद्र पासवान अपना काम काज कर जो भी कुछ पैसे लाया करते थे वो पैसे लाकर रीना के हाथ पे रख दिया करते थे, और रीना उन पैसों से अपने बेटे की परवरिश हो या फिर घर का खर्चा हो या फिर कोई मेहमान आ जाए उसका खर्चा हो, ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। उसके बाद में एक तारीख आ जाती है, और दोस्तों तारीख आती है 10 मई साल 2025, और इसी 10 मई साल 2025 को जो धीरेंद्र पासवान होता है शाम का खाना अपनी फैमिली के साथ खाता है। अब चूंकि मई का महीना है, गांव के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लाइट वाइट इतनी आती नहीं है। तो जो धीरेंद्र पासवान होता है वो कहता है कि लाइट भी है नहीं, लिहाजा तुम ऐसा करो, यानी अपनी पत्नी से, कि बेटे को लेकर कमरे के अंदर सो जाओ और मैं पीछे गैलरी में सोने के लिए चला जा रहा हूँ। रीना कहती ठीक है। उसके बाद में धीरेंद्र पासवान जो होता है सोने के लिए चला जाता है। इधर रीना भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रीना अपने पति धीरेंद्र पासवान को उठाने के लिए जब उसके बिस्तर के नज़दीक पहुंचती है तो सामने का दृश्य देखकर रीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी तो चीखें निकल जाती हैं। दरअसल सामने जो उसका पति जो खाट पर सही सलामत लेटा हुआ था, अब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ को इतनी ज़ोर से मारा गया है जिसकी वजह से पूरे बिस्तर पर खून फैल गया है, और मौके पे ही धीरेंद्र पासवान की मौत हो गई है। रीना यह सब कुछ देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके मुंह से बहुत ज़ोर से चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब रीना की चीख पुकार की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुबह सुबह सुनते हैं तो वो तो चौंक जाते हैं कि आखिरकार जो धीरेंद्र पासवान है उसके घर से उसकी पत्नी रीना की चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है। लिहाजा जो लोग होते हैं तुरंत धीरेंद्र पासवान के घर पे पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उस घर के अंदर लोग इंटर होते हैं तो देखते क्या है कि धीरेंद्र पासवान की तो मौत हो चुकी है, और वो अब जिस खाट पर लेटा हुआ था उस पर खून ही खून बह रहा है, और उसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है। तुरंत इस बात की जो सूचना होती है नज़दीकी पुलिस थाने में दे दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस इस डेड बॉडी की समीक्षा कर जब लोगों से पूछताछ करती है तो जो रीना होती है ये पुलिस के सामने कहती है कि दरअसल इसमें पुलिस की ही गलती है, क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है कि मेरे पति का पड़ोस में रहने वाले जो व्यक्ति किरत कुमार है उसके साथ में झगड़ा हुआ था, और मेरा पति मदद मांगने के लिए पुलिस थाने गया भी था, लेकिन पुलिस ने मेरे पति की एक ना सुनी, और अगर पुलिस उस टाइम गौर दे लेती तो शायद आज उसके पति इस दुनिया में जिंदा होते। तो सरासर ये पुलिस की गलती है। रीना आगे कहती है कि मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाले किरत कुमार, उसका भाई राजू और उसका बेटा रवि, इन तीनों ने की है, क्योंकि इन्हीं को साथ में लेकर ज़मीनी विवाद होता रहता था, और इन्होंने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी, और आज मौका देखकर इन्होंने मेरे पति का कत्ल कर दिया। फिर क्या था, पुलिस इस रीना की तहरीर पर नामदर्ज
मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले किरत कुमार, राजू और किरत कुमार का बेटा रवि, इन तीनों को गिरफ्तार कर सीधा सीधा नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचती है। अब पुलिस किरत, उसके भाई राजू और उसके बेटे रवि को लेकर पुलिस थाने पहुंच तो जाती है, लेकिन पुलिस थाने में जाने के बाद में पुलिस जब इन तीनों से पूछताछ करती है तो ये तीनों भी कबूल करते हैं। ये कहते हैं कि साहब हाँ, ज़मीनी विवाद हमारा लगातार धीरेंद्र पासवान से रहा है, लगातार उसके साथ में झगड़ा भी हुआ है, तकरार भी हुई है। हाँ, ये बात भी सच है कि हमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन साहब धीरेंद्र पासवान की हत्या हमने नहीं की है। अब पुलिस जब इन तीनों की ये बात सुनती है तो पुलिस कहती है कि अच्छा, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। पुलिस वाले इनसे तरह तरीके से सवालात करती है, लेकिन कुछ देर तक तो पुलिस जब इनसे सवालात करती है तो उसके बाद में ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रूफ देते हैं कि जिससे पुलिस को भी लग जाता है कि शायद किरत जो है वो सच बोल रहा है और यहाँ पर कत्ल किरत ने नहीं किया है। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल की बात यह थी कि अगर कत्ल किरत, उसके भाई राजू और उसके बेटे रवि ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है। लिहाजा पुलिस अब जो असली कातिल थे, असली कातिल तक पहुंचने के लिए इस केस की बहुत ही गहनता के साथ में छानबीन शुरू करती है। अब पुलिस की जो एक टीम होती है सीधा सीधा धीरेंद्र पासवान के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद में एक बार फिर से पत्नी से पूछताछ की जाती है। पत्नी वही सारी रटी रटाई बातें बताती है। उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि तुमने 10 तारीख को यहाँ पर कुछ ऐसा संदिग्ध देखा क्या। लेकिन दोस्तों, जब पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है तो पुलिस को यहाँ से भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब पुलिस बड़ा परेशान थी कि पुलिस के पास 3 लोग ऐसे हैं जो कातिल नहीं हैं, असली कातिल कौन है उसका पता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा पुलिस अब इसमें पुरानी टेक्निक लगाती है। पुलिस इस गांव के अंदर अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है। अच्छा, इधर पुलिस मुखबिरों को एक्टिव करती है, इधर पुलिस फैसला करती है कि जो धीरेंद्र पासवान की पत्नी रीना है, एक बार उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाल ली जाए। और जैसे ही रीना की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। दरअसल एक नंबर ऐसा था जिस नंबर पर रीना लगातार बात कर रही थी और ये नंबर था किसी सतीश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड। अब पुलिस ये सारी कॉल डिटेल्स निकाल कर फारिग हुई ही थी कि उसी समय एक मुखबिर पुलिस थाने में पहुंच जाता है। और मुखबिर पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि धीरेंद्र पासवान का कत्ल किसने किया है, लेकिन हाँ, इतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि धीरेंद्र पासवान की जो पत्नी रीना है उसके नाजायज रिश्ते पड़ोस में ही रहने वाले एक सतीश नाम के लड़के के साथ में है। और ये सतीश कोई और नहीं बल्कि धीरेंद्र पासवान का सगा भतीजा और उसके बड़े भाई का बेटा है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस को वो मुखबिर बताता है, इधर पुलिस की जो कॉल डिटेल्स थी वो भी ये बता रही थी कि किसी सतीश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है वो नंबर। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि पुलिस समझ रही थी कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि रिश्ते हों, लेकिन कत्ल रीना करेगी इस बात का प्रूफ अभी तक पुलिस के पास में नहीं था। लेकिन कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसने पुलिस को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कॉल डिटेल्स के अंदर यह दिखाई पड़ रहा था कि रीना 10 तारीख यानी 10 मई साल 2025 को जब धीरेंद्र पासवान का कत्ल किया गया था तो उसी रात में रीना ने इसी सतीश के मोबाइल पर सैकड़ों बार कॉल किया था। यानी ये बात तो साफ थी कि जब कत्ल हुआ था तो रीना उस समय घर के अंदर जाग रही थी, और अगर वो जाग रही थी तो उसे पता होगा कत्ल किसने किया है। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती हैं तब पुलिस भी अब समझ जाती है कि इस पूरे केस के अंदर रीना ही कल्प्रिट है। अब दोस्तों, पुलिस के पास में इतने सबूत आ चुके थे कि पुलिस रीना से पूछताछ कर सके, इसलिए पुलिस शक के आधार पर अब रीना को उठा लेती है। और रीना को उठाने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आती है और थोड़ी ही देर जब रीना से पूछताछ की जाती है तो रीना भी पुलिस के सामने टूट जाती है और अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। रीना कहती है कि हाँ, मेरे पति धीरेंद्र पासवान का कत्ल मैंने ही कराया है। अब पुलिस ये पूछती है कि कत्ल क्यों कराया और किससे कराया है, तो रीना बताती है कि दरअसल इस सब में मेरा ही भतीजा सतीश शामिल है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस सतीश को भी उठाती है। अब सतीश और रीना से अलग अलग जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद में एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसे सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि उस पूरे एरिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए थे। दरअसल रीना बताती है कि जब उसकी शादी धीरेंद्र पासवान के साथ में हुई थी तो वो धीरेंद्र पासवान के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी बिताती है और वो धीरेंद्र पासवान से बेइंतहा मोहब्बत भी किया करती थी।
लेकिन जो धीरेंद्र पासवान था, ये चूंकि ये खेती किसानी करता था तो बहुत ज़्यादा थक जाया करता था। अब जब थक जाया करता था तो घर आता और सो जाता। लेकिन रीना, चूंकि उसके अंदर ख्वाहिशें थीं, उसकी ज़रूरतें थीं, और उसकी ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशें उसके पति धीरेंद्र पासवान से पूरी नहीं हो पा रही थीं। अब रीना बेचैन तो थी, लेकिन जाए कहाँ, करे तो करे क्या। इसी बीच में रीना के जहन में एक ख्याल आता है। दरअसल रीना के ही घर पर धीरेंद्र पासवान का भतीजा सतीश आया करता था। अब रीना एक दिन कर्रा दिल कर सारी बात सतीश को बताती है और किसी तरीके से उसके ऊपर अपनी मोहब्बत के डोरे डालना शुरू करती है। दोस्तों, सतीश भी थोड़ी बहुत देर में ही समझ जाता है कि आखिरकार चाची चाहती क्या है। उसके बाद में उसी के घर में धीरेंद्र पासवान के रीना और उसका भतीजा सतीश ये सारी ही मान मर्यादाओं को क्रॉस कर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। और उसके बाद जब एक बार ये शारीरिक संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। आए दिन जब कभी भी धीरेंद्र पासवान अपने खेत पर जाता, रीना भतीजे सतीश को बुलाती, उसके साथ इंटीमेट होती, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहावत है कि इश्क और मुश्क, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। और आखिरकार धीरेंद्र पासवान को इस बात की खबर लग जाती है। धीरेंद्र पासवान जितना सीधा था, उतना ही ज़्यादा उसका जो नेचर था वो समझदारी वाला भी था। धीरेंद्र पासवान चाहता तो अपने भाई से भी इस बात की शिकायत कर सकता था, लेकिन धीरेंद्र पासवान ये सोच रहा था कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि घर की इज्जत है, अगर घर में ही रह जाए तो बेहतर है। इसलिए वो ना अपने भतीजे से बात करता है, वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी रीना से। रीना से कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उस रास्ते की कोई भी मंजिल नहीं है, और लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो हमारी तो बदनामी होगी, लेकिन ज़रा तुम अपने माँ बाप का सोचो, उनकी भी बड़ी बदनामी हो जाएगी। अच्छा, रीना उस समय तो धीरेंद्र पासवान को आश्वासन देती है कि ठीक है, आज से मैं इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में धीरेंद्र पासवान को लगने लगता है कि रीना अपने करने से बाज नहीं आ रही है, और उसे जो वो करना है वो कर रही है। अब धीरेंद्र पासवान बार बार समझा कर जब रीना को थक जाता है तो उसके बाद में धीरेंद्र पासवान एक दिन रीना से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें बहुत बार समझा लिया, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। रीना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अब मुलाकातें नहीं करती हूँ। लेकिन धीरेंद्र पासवान ये बहुत अच्छे से जानता था कि रीना झूठ बोल रही है, और वो अब भी उसके भतीजे सतीश के साथ में मुलाकात करती है। इसलिए धीरेंद्र पासवान कहता है कि चलो ठीक है, मैं अब इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। वो अपने ही घर से गेहूं बेचता है तकरीबन 20,000 रुपये के, और सीसीटीवी कैमरा लगाने का इंतज़ाम करता है। अब धीरेंद्र पासवान कैमरा लगाने का इंतज़ाम तो कर चुका था, लेकिन अब ये बातें कहीं ना कहीं रीना को खटकने लगी थी। इसलिए रीना अपने भतीजे यानी अपने पति के भतीजे सतीश को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम्हारे जो चाचा हैं वो घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं, और अगर एक बार सीसीटीवी कैमरा लग गए तो फिर हम कभी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपने चाचा को अब इस दुनिया से हटा दो। अब जैसे ही भतीजा सतीश ये बात सुनता है, क्योंकि वो रीना की मोहब्बत में कुछ इस कदर पागल हो चुका था कि वो रीना की कोई भी बात मानने के लिए तैयार था, इसलिए वो अपने चाचा का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग ये होती है कि धीरेंद्र पासवान की कुछ समय पहले जिस पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद में 10 मई साल 2025 का प्लान बनता है। शाम के वक्त रीना अपने पति धीरेंद्र पासवान के साथ बैठकर खाना खाती है, और उसके बाद में धीरेंद्र पासवान से कहती है कि आज गर्मी बहुत है, तुम बाहर ही सो जाना, दिन भर काम करके थक जाते हो, और अगर कमरे में लेटोगे तो नींद भी नहीं आएगी गर्मी की वजह से, इसलिए तुम बाहर जाके लेट जाओ, मैं बेटे को लेकर अंदर लेट जाऊंगी। अब जैसे ही धीरेंद्र पासवान बाहर खाट पर सोने के लिए चला जाता है, रात के 10:30 बजे के आसपास जो रीना थी ये सतीश को कॉल करती है, और सतीश को कॉल करने के बाद में उसे अपने घर में बुला लेती है, और उसके बाद में ये घर के अंदर से एक भारी भरकम पत्थर लेते हैं, और जहाँ पर धीरेंद्र पासवान सोया हुआ था वहाँ पहुँचते हैं, और उस पत्थर से धीरेंद्र पासवान के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला इतना ज़्यादा विध्वंसक था कि धीरेंद्र पासवान की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन धीरेंद्र पासवान के सर पर जब उस पत्थर से वार किया गया था तो खून के कुछ छींटे इन दोनों के ऊपर भी आ गए थे। उसके बाद में ये दोनों वॉशरूम पहुंचते हैं, और दोनों उसके बाद में एक साथ नहाते भी हैं। दोनों एक साथ ना कि नहाते हैं, बल्कि अपनी ख्वाहिशें भी उसी नहाते समय पूरी करते हैं। और उसके बाद में जो धीरेंद्र पासवान का भतीजा सतीश था, ये वहाँ से 9-11 हो जाता है, और उसके बगीचे में जाकर जो चारपाई पड़ी हुई थी उसी पे जाके सो जाता है। इधर सुबह के वक्त रीना उठती है और अपना नाटक करना शुरू कर देती है। पुलिस पहुंचती है,
और इस पूरे केस का जो इल्ज़ाम होता है ये पड़ोस में ही रहने वाले किरत कुमार, उसके भाई राजू और उसके बेटे रवि पर रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस की मेहनत, पुलिस की मशक्क़त के आगे आखिरकार ये ब्लाइंड मर्डर खुलता भी है और जो सही कातिल होते हैं वो जेल में भी पहुंचते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोग को ये बताना है कि आज के इस दौर में क्राइम कब किस शक्ल में किस इंसान की चौखट पर दस्तक दे जाए कुछ नहीं पता। इसलिए सावधान रहें, अलर्ट रहें, खुश रहें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।